नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेसेरा पे। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी से रिलेटेड है। मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट बनाई थी बाल विकास से, और उससे पहले मैंने साइकोलॉजी की एक इंट्रो वीडियो बनाई थी जिसमें साइकोलॉजी को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वहां पे मैंने उसको भी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। पहला पार्ट था हमारा क्या, बाल विकास, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था सारी चीज को बताया गया है। और उसके बाद जो है उस आया अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बिल्कुल, और चारों को एक एक पॉइंट करके हमने डिफाइन किया था। और फ्राइड के अनुसार जो चारों अवस्था को दिया गया है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते, किस तरह से उनका विकास होता है और कैसे होता है, हम लोगों ने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में सारी चीज को डिस्क्राइब कर रखा। ये हमारा पार्ट 2 है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिस भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट करके जरूर बता, और एक लाइक तो जरूर करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। और आज देखते हैं हमारा आज का मेन पॉइंट क्या है, पार्ट 2 इसकी क्या है। इस तरीके से हम लोग एक एक पार्ट करके हर एक चीज को सीडीपी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हो सकता है एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, अगर ना भी बढ़े तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे एग्जाम देने के लिए। तो देखते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है। ये तो हमारा था प्रीवियस टॉपिक, आज का जो टॉपिक है सो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य क्या, बाल विकास के सिद्धांत। बिल्कुल, हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है, सारे अवस्थाओं को पढ़ा है, सारे वर्ड्स को पढ़ा है, उसमें क्या होता है, कैसे बच्चे का विकास होता है, किस तरह की बच्चों की मानसिकता होती है, किस तरीके से बच्चे उसमें बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। इसको देख के थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया और आप देखते हुए इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट करने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे पॉइंट हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और उसके बाद वो हमारे माइंड में जब उसे हम समझते हुए चलते हैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस हो पाता है, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बाल विकास के जो सिद्धांत है सो अभिवृद्धि एवं विकास, ये दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर होते हैं। बिल्कुल, अभिवृद्धि एवं विकास क्या होता है, दोनों शब्द एक ही है और एक रूप में इसका हम लोग प्रयोग भी करते हैं। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट के तरीके से हम सोचते हैं तो दोनों क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। और क्या अंतर है वो चीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे। सोरेंस एक साइकोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि बाल विकास का सिद्धांत से हर एक शिक्षक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखेंगे और देखते हुए इसे नोट करने की कोशिश करेंगे। सोरेंस साहब कहते हैं कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्राय शरीर तथा अंग के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे अभिवृद्धि से प्रयोग है किसका, मापन का, यानी जो मापन हम लोग करते हैं, जैसे भार बढ़ जाना, उसके शरीर का अंग बढ़ जाना, उसके भार में परिवर्तन हो जाना, उसके हाथ की उंगलियों को बढ़ना, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। किसके अनुसार, सोरेंस के अनुसार। देखिए यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांत में सोरेंस का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे देखेंगे सोरेंस साहब कहते हैं कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्रायः शरीर तथा अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। बाल विकास के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है। पहले हम सामान्य देखेंगे, फिर उसके बाद सब में अंतर देखेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सो देखेंगे। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे स्टार मार्क भी किया, आप यहाँ से इसे नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर मैं बाद में पीडीएफ डाल दूंगी। पहले आप वीडियो को देखते हुए नोट करना, एक एक पॉइंट को देखना। यहाँ पे 15 पॉइंट डिस्कस किए गए, उसको आगे फिर 15 पॉइंट को अच्छे से बताया गया। पहला देखते हैं क्या, बाल विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लगातार, और जो लगातार होते रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। बिल्कुल, विकास हर एक अवस्था में होता है, ऐसा नहीं कर सकते हम कि प्रौढ़ावस्था में है या किशोरावस्था में तो हमारा विकास नहीं हो रहा है, लेकिन वो गौण रूप से होता है, दिखाई नहीं देता है। एक लेवल तक उसे हम देख सकते हैं, महसूस करते सकते हैं और समझ सकते हैं कि नहीं इसमें इसका विकास हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ भी। लेकिन एक लेवल जो होता है आफ्टर 18 आप इसको गौण नहीं कर सकते, मतलब उसको आप कहते हैं ना, एक तरीके से उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ इसमें विकास हो रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं है, ये हो जाता है। पॉइंट 2 देखते क्या, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। बिल्कुल, ये क्या होता है, बाल विकास एक दूसरे के अंतर का होता है। जैसे एक ही घर में 2 बालक होते हैं, एक ही माँ के कोख से जन्म लेते हैं, जैसे जुड़वा
वहां पे ट्विंस में देखेंगे दोनों में अलग अलग तरीके से विकास होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये समान नहीं हो सकता है सब में। आप जो कहेंगे कि एक बच्चा 4 साल का है और एक बच्चा 4 साल का है, दोनों को आप कंपेयर करेंगे, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा सिद्धांत है, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, विकास की क्रम एक रूपता होती है, बिल्कुल, विकास हमेशा एक एक करके होता है। जैसे आप सोचेंगे कि बच्चे का विकास हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो मस्तिष्क के साथ पैर का नहीं हो रहा है, एक रूपता यानी एक रूप से धीरे 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 वह चलते चलता है। पॉइंट 4 देखते हैं क्या, वृद्धि एवं विकास की गति की दर को एक नहीं रहती है, बिल्कुल, वृद्धि और विकास की गति दर एक नहीं रहती है। क्या होता है, वृद्धि तो होता है, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसका हाइट उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, लेकिन माइंड जो है तो उसका विकास जो होता है हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ना हो, वो डिपेंड करता है आसपास के माहौल पे, अपने घर परिवार के वातावरण पे, उसके साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे उसकी शिक्षा दीक्षा देते हैं, उस तरीके से उसका विकास होता है, उस तरीके से उसका माइंड डेवलप होता है। तो इसलिए वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक समान नहीं रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे समझते हुए नोट कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन हो सकता है ये। अब देखते हैं पॉइंट 5 क्या है, निश्चित तथा पूर्व कथनीय परिदृश्य का सिद्धांत होता है, बिल्कुल, निश्चित होता है और पूर्व कथनीय, बिल्कुल, वृद्धि होना ही है, विकास होना ही है, प्रतिरूप का सिद्धांत है। ये निश्चित है कि बच्चे अगर जन्म लिए तो उनका विकास होगा, और पहले से कथन है तो पूर्व कथनीय हो गया। पॉइंट 7 ये 6 देखते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर क्रिया का सिद्धांत है, बिल्कुल, वृद्धि और विकास दोनों किसके अंतर क्रिया का सिद्धांत है, तो ये है वंशानुक्रम और वातावरण का। अब देखते हैं क्वेश्चन है, पॉइंट 7 क्या कहता है, चक्रकार प्रगति का सिद्धांत है, बिल्कुल, ये चक्र की भांति चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये रुकता है, निरंतर चलते रहता है, चक्र की भांति वो घूमते रहता है। 9 पॉइंट क्या, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, बिल्कुल, हम लोग एक दूसरे से परस्पर सीखते हैं, इससे भी हमारा विकास होता है, तो ये क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। 10 देखते क्या, विकास की दिशा का सिद्धांत है, बिल्कुल, अगर हमारा वृद्धि होता है और उसमें विकास होता है तो ये विकास का दिशा का भी सिद्धांत हम कह सकते हैं। बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन सेट में बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को डाल दिया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर बाल विकास का सामान्य सिद्धांत पूछता है, अगर दे देता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत है या नहीं, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आई थिंक आपको याद होगा कि कहीं मैंने पढ़ा था या किसी भी चैनल पे या सक्सेस सेरा चैनल पे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये है इसका आंसर, आप वहां पे इसके टिक करके आप इसका आंसर दे पाओगे। अब 11 पॉइंट देखते हैं क्या, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल, वो ऐसे चलते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सॉरी नीचे से हो गया, ऐसे ऐसे रहेगा, स्प्रिंग की तरफ बढ़ते रहता है, ऐसे ऐसे वर्तुलाकार होता है, वो स्प्रिंग की तरफ बढ़ते रहता है, धीरे 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 बढ़ते रहता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, बिल्कुल, हमने क्या कहा यहाँ पे पढ़ा, पॉइंट 6 में सिद्धांत है और पॉइंट 12 में क्या है, सिद्धांत, ये क्या है, संयुक्त परिणाम है, बिल्कुल। अगर किसी को देखें गर्भधारण से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, अगर उसका घर का आसपास का माहौल वातावरण सही रहता है, उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। अगर घर का माहौल वातावरण सही नहीं रहता है तो वहां पे थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है, हो सकता है बच्चे का पूर्ण रूप से विकास ना हो पाए। आप देखेंगे उनके माता पिता की हाइट छोटी है तो हो सकती है उसकी बच्ची की भी हाइट छोटी हो, या हो सकता है कि वो वातावरण के साथ अभिक्रिया करके उनकी जो हाइट हो रही है वो थोड़ी लंबी हो सके। तो ये चीज क्या कह रहा है, वृद्धि और विकास क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एकीकरण का सिद्धांत है, ये एकरूपता और एकीकरण का सिद्धांत है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और समन्वय का सिद्धांत है, बिल्कुल, विकास की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, जब हम किसी छोटे बच्चों को देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि एक मम्मी लोग गांव की भाषा में कहावत कहती है कि होनहार पुत्र के पांव पालने में ही पहचाने जा सकते हैं। तो ये विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बस की जा सकती है, श्योर नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देखते, जो ये तो था सामान्य सिद्धांत जो हमने 15 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखते हैं कि विकास से संबंधित 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत को महत्वपूर्ण दिया गया विकास से संबंधित। सबसे पहला है क्या, पुनर्बलन का सिद्धांत। अब देखते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे नोट करते हुए चलेंगे और नोट करने के साथ साथ इसे समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हम इसे समझ कर पढ़ते हैं तो फिर हमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर हम रटने की कोशिश करते हैं तो सीडी पे रट कर नहीं पढ़ा जाता है, बिल्कुल हमेशा याद है। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, मन का अध्ययन। आप इसे मन से पढ़े, दिल से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं क्या है ये हमारा 8 जो पॉइंट है और उसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे देखते हुए नोट कर ले और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहला है क्या, पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जॉन डिलाई और नील मिलर के अनुसार
दो इसके साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जॉन डिलाई और नील मिलर के अनुसार क्या कहा जाता है सो देखते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका विकास होता है और वो अधिगम करता जाता है। बिल्कुल, बच्चे जब छोटे होते हैं तो भी अधिगम करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जॉन डिलाई और नील मिलर साहब कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं विकास होता जाता है और अधिगम करता जाता है। उन्हें बाल्यावस्था के अनुभवों को व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को व्यक्तिगत के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या कह रहा है ये कि बाल्यावस्था में जो अनुभव होते हैं और जो बड़े होकर जो व्यक्तित्व महत्वपूर्ण कारकों के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चे हैं, अगर वो कुछ बोलना चाह रहे तो उन्हें हम डांट दे कि तुम बच्चे हो अभी मत बोलो, तो उनका विकास वहीं पे थोड़ा धीमा पड़ जाता है। उन्हें मौका दे, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए उन्हें मौका दे, उन्हें अवसर प्रदान करे। इससे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी भी प्रधानता है हमारे घर में। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम बड़ों के बीच में जब कोई छोटे बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं और वो चुप हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी लोग चुप होकर उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को सराहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उन्होंने अचेतक कारकों के अतिरिक्त चिंता तथा अधिगम स्वयं को व्यक्तिगत गतिशीलता में बहुत महत्व दिया है। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने अचेतक यानी जो शांत हो जाता है, अचानक चुप हो जाना, कारकों के अतिरिक्त उसके अतिरिक्त चिंता और अधिगम व्यय को व्यक्तिगत गतिशील होना बहुत महत्व माना है। बिल्कुल, बच्चे जो शांत रहते स्वभाव के रहते वो थोड़े कम उनका विकास हो पाता है। जो गतिशील होते हमेशा सोचते रहते कुछ न कुछ करने का, उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। उन्हें बार बार फोर्सली किया जाता है, उनपे पुनर्वलन का सिद्धांत यानी पुनः उस कार्य को करने का सिद्धांत जो होता है वही हमारा पुनर्वलन का सिद्धांत होता है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए जैसे में नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अपरिणित व्यवहार इसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता। बिल्कुल, उसे भूख की आवश्यकता के लिए या पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान से जटिलता व्यवहारों को सीखना होता है, संबंध होता है। जैसे जो छोटे बच्चे उसे भूख लगती है तो क्या होता है, उन्हें पता नहीं, वो रोते हैं। इस तरीके से क्या है, जब उन्हें भूख मिट जाती है तो उनमें एक संतुष्टि की भावना आ जाती है। अब यहाँ से देखते हैं क्या इसके अनुसार अधिगम का 4 महत्वपूर्ण अवयव है। अंतर्नोदिक यानी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित होता है। संकेत यानी उद्दीपक, जब रोता है बच्चा तो क्या होता है, संकेत दे रहा है कि उसे भूख लगा हुआ है। प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार, प्रत्युत्तर मतलब स्वयं का व्यवहार। अगर वो दूध पी लेता है फिर खेलना शुरू कर देता है, वो अपने स्वयं का व्यवहार दर्शित कर रहा है कि वो पर्याप्त हो चुका है, उसकी भूख मिट चुकी है, अब उसे आप खेलने छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और पुनर्वलन यानी पुरस्कार, जब आप छोटे बच्चों को कप या ग्लास में दूध देते हो, बोलते हो पी लो फिर एक खिलौना देंगे, तो क्या है, हम उस पर पुनर्वलन दे रहे हैं, तुम उस काम को कर लो, बार बार उस काम को करने के लिए हम जोर दे रहे हैं और उसके बाद उसके पुरस्कार के रूप में हम खिलौना दे रहे हैं। तो ये था हमारा पुनर्वलन का सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है इसका। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा है, बंडूरा एवं वाल्टर्स। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा एवं वाल्टर्स है। बंडूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म में 3 भाग थे, प्रत्येक बच्चों को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, इस व्यवहार के लिए उसे तत्व दिया जाता है। बिल्कुल, उन्होंने जो प्रयोग किया जिस तरीके से बच्चे को, वो यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को। और दूसरे में क्या है, हीरो आक्रामक व्यवहार करता है तथा इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कार दिया जाता है। पहले देखो उसे दंड दिया जाता है और दूसरे में सेम व्यवहार के लिए क्या क्या है, उसे पुरस्कार दिया जा रहा है। तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न तो पुरस्कार दिया जाता है न ही दंडित किया जाता है, क्योंकि वो एक लेवल पार कर जाता है और उसे उससे छोड़ दिया जाता है। देखो, इस परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का परीक्षण कर देखा गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जहां हीरो के आक्रामक व्यवहार पर उसे दंड से संबंधित था। बिल्कुल, अगर आप बच्चे के सामने किसी तरह की प्रक्रिया नहीं करते तो उनपे क्या होता है ना, वो विकास उनका नहीं हो पाता है और न ही उस पर कोई असर करता है। पहले क्या होता है, कोई छोटा बच्चा कुछ गलती करता है तो हम पहले उसे डांटते हैं, फिर अगर कुछ अच्छा काम करता है, गलती करते हुए भी उसे सीख लेता है तो हमें उसे पुरस्कार देते हैं। और एक लेवल आता है जहां पे हम बच्चों को कुछ प्रक्रिया नहीं देते तो वहां पे समझिए कि वहां पे 0 अधिगम होता है, कुछ अधिगम बच्चों का नहीं होता। ये हमारा क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जिसमें क्या है, इन परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण करके देखा गया कि बच्चों ने इस व्यवहार का अनुकरण किया है, इसमें से किस व्यवहार का अनुकरण किया है,
तो वो किया जहां हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। बिल्कुल, वो अगर गलत बिहेवियर किया, बच्चे के मन में ये थी कि हीरो अगर यहाँ पे गलत किया है तो उसे दंड दिया जा रहा है, तो ये चीज वहां पे बच्चों पे ज्यादा इफेक्टिव था, इसलिए बच्चे उस चीज को अनुकरण किए। और जहां पे पुरस्कार दिया गया उस भाग को भी अनुकरण करेंगे। लेकिन जहां पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रहा हीरो के एक्टिविटी पे, तो वो भाग बिल्कुल क्या होता है, वहां पे 0 अधिगम हो जाता है। इसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कि बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना गया है, किनके कारण, तो टर्मन, जोन्स, कोयने एवं स्पीरमैन। आप इसका आंसर देंगे कमेंट करके। बुद्धि के प्रखरता का विकास ही संभव है मनोशास्त्री के अनुसार, किस मनोशास्त्री के अनुसार दिया गया, ठीक है। अब इसका आंसर देंगे। अब देखते हैं पॉइंट 2 हमारा क्या है। पॉइंट 3 हमारा सीखने की योग्यता, ठीक है। क्या है, विकास के क्रम में सीखने की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम किसी चीज को करने की योग्यता रखते हैं तो हम उसे कर पाते हैं अच्छे से। जहां हमारे मन में ये मनोबल हो जाता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, तो वहां पे हमारी योग्यता खत्म हो जाती है। यानी जो अंदर की इच्छा होती है वो शून्य पड़ जाती है और उसके आगे हमारा कार्य नहीं हो पाता है। तो ये देखते हैं क्या इसमें सीखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विकास में सीखने की योग्यता। यहाँ पे 3 साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। क्या है, मैकडूडल के अनुसार क्या कहा जा रहा है, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। बिल्कुल, बुद्धि क्या है, जो जन्म से उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। जब मानव जन्म लेता है उसके मानवीय गुण के साथ वो उसकी प्रवृत्ति होती है, तो उसके अतीत के अनुभवों को प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। बिल्कुल, वो क्या आंसर कहते हैं, किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, तो मैकडूडल ने कहा है। अब देखते हैं डियोड बॉर्ड के अनुसार क्या है। डियोड बॉर्ड अनुसार कहते हैं कि बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बिल्कुल, जब हम कहते हैं किसी चीज को सीखते हैं तो उसका लाभ हमें होना चाहिए, क्योंकि जब हमें लाभ नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। सीखने की योग्यता, मैकडूडल के अनुसार बुद्धि क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति को अतिरिक्त अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। बिल्कुल, मैकडूडल साहब कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। और डियर बॉन्ड कहते हैं कि बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सीखते हैं और तब उसे करते हैं तो काम में हमारा क्या होता है, वो चेंजीपन आ जाता है। बिल्कुल, जब कहते हैं ना कि एक डिफिनेशन देते हैं हमेशा एजुकेशन की, एजुकेशन में चेंज योर बिहेवियर। जब हम किसी काम को बिना सीखे करते हैं, हो सकता है 50% सही हो हमारे पुराने नॉलेज के अनुसार, अगर हम उस चीज को सीख कर कर सकते हैं तो हम 80% श्योर होते हैं कि वो हमारा 80% सही ही होगा, क्योंकि हमने सीखा और उसके बाद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर बॉन्ड कहते हैं बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। अब देखते हैं बगिंगम साहब क्या कहते हैं, सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। बिल्कुल, अगर बच्चे सीख रहे हैं उनमें योग्यता है तो क्या है, वो बुद्धि है। अब देखते हैं पॉइंट 4 हमारा क्या कहता है, समायोजन की योग्यता। जैसे ही बच्चों के अंदर वृद्धि आती है, बुद्धि होता है और विकास होता है, तो उसमें एक समायोजन की भावना होती है। काल्विन कहते हैं कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में वृद्धि प्रकट करता है जिस अनुपात में वो अपने नए वातावरण में समायोजित होने की क्रिया सीख चुका है या सीख सकता है। वो कहते हैं कि जब आप किसी बच्चे को एक नए इन्वायरमेंट में लेकर जाते हो तो उतना ही वो बच्चा अनुपात में वृद्धि प्रकट कर पाता है जितना कि उस वातावरण में घुल मिल जाता है। और घुल मिलने के कारण जो वहां से जो सीखता है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, समायोजन करता है, उसके बाद अपने व्यवहार को वहां पे प्रदर्शित करता है। किसने कहा, ये तो काल्विन ने कहा है। अब देखते हैं क्रूज क्या कहते हैं, बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की योग्यता है। क्रूज साहब कहते हैं कि बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की योग्यता है। वर्ड क्या कहते हैं, सापेक्षीय नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ये सब जो साइकोलॉजिस्ट का है कुछ पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टैंड कहते हैं नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। बुद्धि का सबसे बड़ा परिभाषा निकल कर आता है कि हर तरह से जो परिस्थितियां आती है उसके अनुकूल खुद को बना लेना हमारा क्या होता है, बुद्धि कहलाता है। अब देखते हैं पॉइंट 5 हमारा क्या है। पॉइंट 5 है समावेश परिभाषा। बिल्कुल, ये क्या है, इसमें सारी चीज को इसमें डाल दिया गया है। देखते रेक्सनाइट के द्वारा कहा गया है, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तु एवं विचारों को सोचते हैं। ये हमारा VVI है। इस परिभाषा को आप लोग समझ लेंगे अच्छे से, बिल्कुल आप आत्मसात कर लेंगे खुद के ऊपर अप्लाई करके। क्या कह रहा है, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। और वैसलर साहब क्या कहते हैं, बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग्य या
सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। यहाँ पे 3 वर्ड आया है, जिसके द्वारा वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। बिल्कुल, हमारा किसी कार्य के प्रति एक उद्देश्य होता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है। जब हम सोचते हैं तो उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट यानी उसमें जो नकारात्मक प्रवृत्ति आती है सोच सोचते, और सकारात्मक प्रवृत्ति आती है सोच सोचते, इस काम का क्या निगेटिव असर हो सकता है, क्या पॉजिटिव असर हो सकता है सोच सोचते। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रभावपूर्ण ढंग से उसे करते हैं, तो वातावरण के साथ क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। तो ये था हमारा बुद्धि से रिलेटेड पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप यू गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा पॉइंट, तो आप इसे देखते हुए नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस तरीके से सीडीपी का हर एक पार्ट को हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक डाउट वीडियो बना दूंगी जहां पे आपको जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगी मैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को उसकी वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूं, तो आप वहां पे अपने क्वेश्चन को डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां पे डाल सकते हो। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो गया बुद्धि का सिद्धांत। हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि और विकास की योग्यता के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है, बुद्धि का सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक लाइक तो जरूर करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।